नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनूप सोनी। आज उत्तर प्रदेश जिला आगरा के लगने वाला जो है थाना सैयारा के पास में ही आगरा और ग्वालियर के हाईवे पर एक जगह पड़ता है। उस जगह का नाम है कटिहारा। वहीं पर एक किसान जो है अपने ही खेत में जा रहा था। ये घटना है 20 फरवरी 2024 को। जब किसान अपने खेत में जा रहा था, वो देखता है अपने ही खेत में कि एक कोने पर किसी की ड्रम पड़ा हुआ है और वो जला हुआ है बहुत बुरी तरीके से। जब वो जाता है उस ड्रम के पास, देखता है तो उसमें एक लाश बहुत बुरी तरीके से जल चुकी होती है। वो देखते ही डर जाता है, सहम जाता है, कांपने लगता है। फिर किसी तरीके से हिम्मत जुटा के अपने आप को शांत करके उसके बाद पुलिस के पास कॉल करता है 112 नंबर पर। 112 नंबर पे कॉल करने के बाद वहाँ पे पुलिस आती है और पुलिस वहाँ पे अपना जो भी कार्य उनका होता है, पहुँचने के बाद वहाँ पे सब लिखा पढ़ी करके जो वो बॉडी रहती है, उस बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसके बाद आगरा के जितने भी थाने हैं और उनके अन्य अगल-बगल वाले जो भी जिले लगते हैं, उन सब जिलों में भी वायरलेस करवाते हैं कि ऐसी-ऐसी घटना है और ऐसी-ऐसी बात है कि किसी का भी अगर सूचना मिले कि कोई लापता है, तो आप हम लोगों को ज़रूर बताइए। इसी पे एक मामला निकल के आता है। वो वहीं से फ़ोन आता है एक थाने से ही, जो थाना आगरे का ही थाना होता है। उस थाने का नाम है मानपुर थाना होता है। वहाँ से कॉल आता है कि हाँ, ऐसी एक एफआईआर यहाँ पे दर्ज हुई है कि उसका बेटा गायब है, करीबन 19 साल का है वो। तभी वो उन लोगों को जो भी एफआईआर करता है, उन सभी को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनकी शिनाख्त करवाते हैं। लेकिन वो सीधे-सीधे कहता है कि मेरे को ये मेरे बेटे की लाश नहीं है और मैं नहीं जानता हूँ। तो पुलिस वाले कई बार उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि नहीं, तुम इसको चेक करो और ये तुम्हारा ही बेटा है। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि ये मेरा बेटा नहीं है और ये किसी और की लाश है। पुलिस वालों ने बहुत ही ज़्यादा समझाने-बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर वहीं पर एक और थाने से कॉल आता है और ये मनीराम शर्मा के घर वाले आते हैं, क्योंकि मनीराम शर्मा एक्सपायर हो चुके हैं। उनके जितने घर के सदस्य थे, वो भी उनका भी एक व्यक्ति जो था, घर का सदस्य जो था, वो भी गायब हो गया था। तो वो लोग उस जगह पे, उस थाने पे आते हैं। थाने पे आने के बाद जितने भी पुलिस वाले रहते हैं, उनको पोस्टमार्टम की जगह पे लेके जाते हैं और लेके जाने के बाद जब उनकी लाश जो था, जो दिखाए थे, वो देख के सब लोग मनीराम शर्मा के जो घर वाले थे, वो देख के वहीं पे फूट-फूट के लगते हैं रोने और उन लोगों की हो जाती है बहुत बुरी हालत। फिर ये सब पुलिस वाले जो भी कागजी कार्रवाई होती है, जो भी उसमें प्रावधान होता है, सब लोगों ने अपना किया। जितना भी उसका डॉक्यूमेंट लगता है, विवेचना करके सब उनके सौंप दिया और उनकी बॉडी भी सौंप दी। उसके बाद ये सब जाके अपने दाह संस्कार कर देते हैं। उसके बाद
जिसका बेटा गायब हुआ था, उसका नाम है रमेश कुमार, जिसके पिताजी ने ये बोला था कि ये मेरा बेटा नहीं है। वो रोज-रोज थाने पे जाके चक्कर काटने लगते हैं कि बताइए और मेरे बेटे का क्या हुआ? कुछ पता चला कि नहीं चला। पुलिस वाले भी बहुत बार उसको समझा के भेज देते हैं, लेकिन वो अपने ही बात पे डटा रहता है। रोज़ यही सिलसिला रहता है, वो जाके थाने पे ही बैठा रहता है और पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कैसे हम इनको समझाएँ, क्या करें? कुछ समझ में नहीं आता है। फिर कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद फिर ये रमेश कुमार के जो हैं पिताजी थाने पे जाते हैं। उसके बाद बैठे रहते हैं पुलिस वाले, उनसे प्यार से, ज़बरदस्ती और जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये रमेश कुमार के पिताजी उसके बाद मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनका बेटा 19 साल का बेटा था, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा वो भी नहीं था। कभी मज़दूरी कर लेता, कभी कैमरा-वैमरा सट्टा-वट्टा पे चला जाता चलाने के लिए, उसका यही काम था। और उन्हीं के पिताजी का, रमेश कुमार के पिताजी का नाम था, जो रोज़ थाने पे आके अपना बैठते थे और अपने बेटे के लिए, इंसाफ के लिए गुहार लगाते थे। लाल सिंह लाल सिंह 19 तारीख को 2024 को एफआईआर करवाते हैं कि मेरा बेटा गायब है और वो उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। फिर 20 तारीख को उसी की लाश मिलती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। उसके बाद घटना यही होती है कि पुलिस वाले उनको समझाते हैं और वो मानते नहीं हैं और कई दिनों तक वो चक्कर काटते रहते हैं। उसके बाद किसी ने सलाह दिया उनको, लाल सिंह को, जो रमेश के पिताजी हैं, जिस रमेश की हत्या हो चुकी थी, वो चले जाते हैं कोर्ट उस व्यक्ति के समझाने पे कि आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। आप ऐसे दौड़ते-दौड़ते आओगे और ये पुलिस वाले आपकी एक भी सुनवाई नहीं करेंगे। इससे अच्छा आप कोर्ट में चले जाओ और कोर्ट से जब दबाव आएगा, तो ये सब तुरंत सुनवाई करेंगे। तो ऐसा ही लाल सिंह करते हैं और चले जाते हैं कोर्ट, क्योंकि उनका एक जवान बेटा ही उनकी आँखों के सामने नहीं रहा और चला गया और कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उसके बाद जब ये कोर्ट चले जाते हैं तो कोर्ट से एक आदेश बहुत ही कड़ाई के साथ में होता है। ये आदेश होता है 11 जून को कोर्ट आदेश देती है कि इस केस में बहुत ही जल्द सुनवाई और एफआईआर दर्ज करिए और इसका पूरा चिट्ठा लाके कोर्ट में जमा करिए। ये थाने को सूचना देती है और कड़ा निर्देश देती है। जिस थाने का नाम है बालापुर थाने का नाम है, उस थाने पे ये कोर्ट दबाव बनाती है। उसके बाद थाने वाले इनसे, लाल सिंह से पूछना चालू कर देते हैं कि आपको क्या किसी पे शक है? तो वहीं पर लाल सिंह अपने ही करीबी में से 6 लोगों का नाम लेते हैं कि अगर हो ना हो यही सब हमारे बेटे के जान के हत्यारे हैं, यही सब पीछे पड़े थे और यही सब आरोपी हो सकते हैं और किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। देखना है तो यही इन्हीं लोगों में देखिए और खोजिए, के जाने इसी में से कोई हो, क्योंकि इन्हीं सब लोगों से मेरी दुश्मनी है। फिर वहीं पर पूछताछ पुलिस इन 6 लोगों को खोजबीन करके, लेकिन 6 लोगों को अपने हिरासत में गिरफ्तारी कर लेती है और इन लोगों से बहुत ही कड़ी तरीके से पूछताछ होती है। लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है। इन पाँचों लोगों से कोई भी ज़रूरी
जो भी बात थी वो नहीं निकल पा रही थी, नहीं समझ में आ पा रहा था। लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति था और उसका नाम है देवी राम। वो उसके ऊपर ज़्यादातर शक पुलिस को जा रहा था, लेकिन पुलिस को कोई भी डॉक्यूमेंट और कोई भी बात नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए उसके ऊपर शक हो रहा था। लेकिन पुलिस भी क्या कर सकती है, बिना सबूतों के किसी का कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन वो जब भी काम करेगी, कानून के अंदर ही रह के काम करेगी, उससे बाहर होके काम वो नहीं कर सकती है। ऐसे ही कई महीना बीत जाता है, उसके बाद नहीं कुछ पता चल पाता है। लेकिन उसी का जब देवी राम का जब फ़ोन एक वहीं पे पुलिसकर्मी जब लेता है, तो उससे वो बात करने लगता है और पता नहीं उस पुलिस वाले के मन में उस टाइम क्या आता है और क्या नहीं आता है। वो उसमें ट्रू कॉलर में जाके डायल कर देता है नाम और इसी से बहुत बड़ा खुलासा हो जाता है और वो नाम किसका डायल किया, ये बहुत बड़ी एक राज की बात है। उसके बाद जब उसने नाम डायल किया तो पुलिस वाला भी 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए सहम गया कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? कैसे इतनी बड़ी गलती हमसे मिस्टेक हो सकती है? इतने-इतने बड़े-बड़े ऑफ़िसर थे, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसडीएम, आईपीएस, दरोगा, पुलिस सब लोग थे। लेकिन एक छोटा-सा क्लू नहीं ढूँढ पा रहे थे सब लोग और वहीं पे एक छोटी रैंक का सिपाही ने ये क्लू ढूँढ लिया। कहते हैं ना, छोटे-बड़े से कुछ भी नहीं होता, आदमी का दिमाग होता है। जहाँ पे इतने बड़े-बड़े पद पे रहने वाले उससे पूछते-पूछते हार गए देवी राम से, लेकिन कोई भी सुराग नहीं निकलवा पाए। 6 से 7 महीना बीत जाता है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है। लेकिन वहीं पे एक पुलिस वाले ने, एक सिपाही रैंक के अधिकारी ने 2 मिनट में ही उसकी पूरी कहानी वहीं पर बयाँ करवा दी, जो देवी राम सिंह कई दिनों से, कई महीनों से पुलिस वालों को चकमा दे रहा था। और जब उसने नाम ट्रूकॉलर में सर्च किया, तो वो इसी व्यक्ति का नाम था, लाल सिंह के बेटे का रमेश का नाम था। और उसी दिन, जिस दिन की घटना है, उसी दिन ये उसके पास देवी राम ने कॉल किया था और ये सब सीडीआर भी रमेश कुमार का निकलवाए थे पुलिस वाले, लेकिन सीडीआर में इन लोगों ने गौर से उसकी जांच पड़ताल नहीं की। इसका देवी राम का भी उसमें उस टाइम पे नाम था, फ़ोन नंबर था, सब कुछ था। लेकिन इन लोगों ने थी लापरवाही बरती और यही अगर लाल सिंह अगर नहीं जाता कोर्ट में, तो ये मामला कभी भी पता ही नहीं चल पाता। ऐसे ही पुलिस वाले इसको दबा देते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा लाल सिंह के जज़्बा को कि अपने बेटे का ये आरोपी को अपने से खुद ढूँढवाएँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो देवी राम है, इसने क्यों मारा अपने ही मित्र के बेटे के। ये तो बहुत ही सोचने वाली और बहुत ही समझने वाली बात है कि अपने ही यार, अपने ही दोस्त के बेटे को कोई क्यों मारेगा। इसमें ज़रूर कुछ न कुछ राज छुपा हुआ है और ये राज तब वो बयाँ करता है देवी राम कि जब पुलिस वाले ने उसके फ़ोन में जब डायल कर दिया, उसका नंबर आ गया, डेट आ गया, कॉलिंग आ गया,
पूरा सब कुछ चिट्ठा खुला तो पुलिस वालों को बहुत ही शक होने लगा उसके ऊपर और पुलिस वाले उससे फिर कड़ाई से पूछताछ करना चालू कर दिए। फिर उसने जो बात कही, जो राज खोले, जो अपनी वाणी से जो उस समय जो उसने कांड किया था, वो सब कुछ तोते की तरह बकना चालू कर दिया। क्योंकि पुलिस वालों के हाथ में जब कोई सबूत नहीं था, तब पूछताछ कर रहे थे। अब तो सीडीआर में उसका नंबर आ गया है, उसका नाम आ गया है, उसका लोकेशन आ गया है और उसकी डेट आ गई है और उसका टाइम आ गया है। सब कुछ आ गया है और पर्सनल उसके फ़ोन में ही पुलिस वाले ने देख लिया। उसके बाद इसके पास कोई चारा नहीं होता है। कई बार घुमाता है बात को, कई बार पुलिस वालों को चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले ने जब एक कड़ी पा गया, तो उसी कड़ी को लेके पूरी सीधी लाइन खींचनी चालू कर दी उसने। उसके बाद ये बहुत बार घुमाने की कोशिश किए, लेकिन घुमा नहीं पाए। इनको सच्चाई पूरी बतानी पड़ी और क्या हुआ था मामला इसमें, क्या नहीं हुआ था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये देवी राम है और जो जिसकी हत्या हुई है रमेश की, ये रमेश जाता है देवीलाल के घर पे एक दिन काम के सिलसिले में कि खाली बैठा हूँ, इनकी घर पे ही कुछ काम कर लूँगा। क्योंकि देवी राम जो हैं, उनकी एक हलवाई की दुकान है, वहीं पे कचौड़ी, पकौड़ी, मीठा ये सब बेचते रहते हैं। तो इसके रमेश के पास कोई काम था नहीं क्योंकि ये हर एक काम कर लेता था क्योंकि गरीब था। उसको सिर्फ़ पैसे से मतलब था और वहीं पर जब उसके घर पे ये जाता है रमेश, तो घर पे जाने के बाद आवाज़ लगाने लगता है, चिल्लाने लगता है कि घर पे कोई है? कोई है कि नहीं है? उसके बाद जब 2-3 बार ये बोलता है, तो उसको घर में से जो बाथरूम होता है, बाथरूम से ही उसी की एक लड़की की आवाज़ आती है, जो लड़की होती है, ये देवी राम की बेटी होती है। उसके बाद वो बोलती है बाथरूम से ही कि घर में कोई अभी नहीं है, बाद में आना आप। लेकिन ये समझ जाता है कि कोई भी है और बाथरूम से ही आवाज़ आ रही है। उसके बाद ये छुपके से जाके उसकी देवी राम की बेटी की वीडियो, फ़ोटो और अश्लील फ़ोटो वीडियो निकाल लेता है। उसके बाद वो उसको भनक भी नहीं लगने देता है देवी राम के बेटी को और वहाँ से वो दबे पाँव आराम से शांति से निकल जाता है अपने घर की तरफ। और उसके बाद ये कुछ दिनों के बाद फिर आता है और वहीं पर देवी राम की बेटी रहती है और देवी राम की बेटी मिल जाती है और इसके फ़ोन में उसी का वीडियो, फ़ोटो अश्लील अवस्था में रहता है क्योंकि वो नहा रही थी और वो फिर उसको वो फ़ोटो और उसको वो वीडियो दिखाता है। बोलता है कि तुम नहाते वक़्त कुछ ऐसी दिखती हो। उसके बाद वो सदमे में हो जाती है। उसका होश नहीं रहता है उसके दिमाग में, दिल से वो परेशान हो जाती है, ना खाती है, ना पीती है, उसका हालत ख़राब होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हमेशा रहने लगती है। फिर उस लड़के से जो रमेश है, जिसने उसका फ़ोटो वीडियो निकाला हुआ था, वो उससे एक बार फिर मिलता है और उससे बोलता है कि तुम या तो मेरी बात मानो या तो मेरे को पैसे दो, नहीं तो मैं जो कह रहा हूँ वो करो। फिर उस लड़की ने मजबूरी में आके अपनी इज्जत बचाने के लिए उससे बोलती है कि हाँ, बोलो तुमको कितने पैसे चाहिए? तो वो रमेश कुमार उससे 1 लाख रुपए की डिमांड कर देता है और उसके पिताजी भी जो लड़की के हैं, वो कहाँ से इतना पैसा
लेके आएंगे जो एक हलवाई की दुकान चलाते हैं। देवी राम एक छोटी मोटी कचौड़ी की दुकान चलाते हैं। तो वो बोलती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगी। उसके बाद वो उसको धमकाने लगता है कि तुम्हारा मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, फोटो वायरल कर दूंगा, अगर तुमने पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं देना तो मेरे साथ जो मैं कहूँगा वो तुमको करना पड़ेगा। वो उस चीज़ के लिए एग्री नहीं होती है, क्योंकि वो कह रहा था कि सोने के लिए, और उस चीज़ के लिए वो एग्री नहीं होती है। फिर वो बोलती है कि नहीं ठीक है, मैं उतना तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पैसा दे सकती हूँ। फिर उस पे वो मानता नहीं है, फिर वो गुस्सा के वहाँ से चला जाता है। फिर उसकी बेटी जो है सदमे में फिर रहना चालू हो जाती है। फिर पिताजी इसके पूछते हैं कि तुम इतना सदमे में बेटी क्यों आजकल रहती हो और खाना नहीं खाती हो, जब देखता हूँ तब टेंशन में रहती हो तुम, क्या बात है, कोई बात है तो तुम हमको बताओ। तो वो लगती है अपने पिताजी के सामने फूट फूट के रोने, देवी राम के सामने लगती है फूट फूट के रोने, और पूरी घटना, पूरी बात अपने पिताजी को बताने लगती है रो रो के। फिर इसके ही पिता ने, देवी राम ने रमेश कुमार को 20 तारीख को कॉल किया और उसको बुलाया। बुलाने के बाद देवी राम और उसी का एक साथी था, और वो दोनों लोग मिलके रमेश कुमार की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद नीले ड्रम में डाल के उसको आगरा ग्वालियर हाईवे के पास एक खेतों में ले आके उसकी जला देते हैं, और जलाने के बाद वहां से वो चले आते हैं। आने के बाद वो कुछ दिनों के लिए चला जाता है बाहर कमाने के लिए, लेकिन पुलिस वाले 2025 में इस मामले की खुलासा कर देते हैं। बस एक फोन कॉल की वजह से पकड़ा गया देवी राम, नहीं तो वो कभी नहीं पकड़ा जाता। कहते हैं ना कि गुनहगार कितना भी ज्यादा चालाक हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता है। इसमें कई लोग कहेंगे कि उसके बाप ने गलत किया, लड़की के बाप ने, या सही किया। जो देवी राम है वो अपने हिसाब से जो भी किया वो सही किया है, क्योंकि किसी के भी बेटी के ऊपर कोई भी गंदी नजर डालेगा तो उसका बाप वही करेगा। तो इसमें कई लोग कहेंगे कि नहीं, उसके पिताजी के पास टाइम था, उसको जाना था थाने पे, जाके उसके खिलाफ, रमेश कुमार के खिलाफ कंप्लेन करना था, अपने से एक्सेप्ट नहीं ले। और कई लोग ये कहेंगे कि जो उसने किया वो बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि उसकी बेटी के इज्जत की बात थी। अब देखना यही है कि इसमें आप लोगों की क्या राय रहती है। आप लोग खुद बताइए कमेंट करके कि उसके बाप ने उसकी हत्या करके सही किया या उसको पुलिस में जाना चाहिए था। ये मैं आप लोगों के विवेक पे और आप लोग के दिमाग पे बात छोड़ता हूँ।